हेलो। लेक्चर 4 में आपका सबका स्वागत है। और ये लेक्चर में हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग ने जो इम्पोर्टेंट दो कंसेप्ट सीखे थे, जैसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसके बेसिस पे जो हम लोग ने मैटर वेव का एक कंसेप्ट जो सीखा था, उसको हम लोग आगे कंसिडर करेंगे। और क्वांटम मैकेनिक्स की जो एक्चुअल शुरुआत है वो स्क्रोडिंगर इक्वेशन से स्टार्ट होती है। जैसे अगर आप कोई मैकेनिक्स सब्जेक्ट सीखना चाहते हैं, जैसे न्यूटन्स की इक्वेशन से हम लोग शुरुआत करते हैं, उसी प्रकार हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स स्क्रोडिंगर इक्वेशंस को सीख के शुरुआत करते हैं। तो डी ब्रॉगली ने जैसे कहा कि मैटर वेव है, कोई भी मैटर वेव और पार्टिकल दोनों की प्रॉपर्टीज कैरी करता है। वेव की प्रॉपर्टी उसकी अब्जॉर्ब करने के लिए उसका मोमेंटम जो एच जो लैम्बडा है, हम लोग ने डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो कंपेयर की थी एच बाई पी से, बराबर। एच बाई, सो यहाँ पे h जो वैल्यू है वो बहुत बहुत छोटी रहती है, 10⁻⁻34 रहती है। तो उसके कंपैरिजन में अगर आपका मोमेंटम रहेगा मास और वेलोसिटी का जो मल्टीप्लिकेशन है, तब जाके आपको वेव प्रॉपर्टी उस मैटर की ऑब्जर्व करने को मिलेगी, जो नॉर्मल रेगुलर साइज ऑब्जेक्ट्स में बिल्कुल नहीं रहती, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन जैसे ऑब्जेक्ट्स में देखने को मिलती है। और अगर हम लोग ने मैटर वेव का अगर कंसेप्ट बाहर निकाला है, वेव अगर कंसिडर की है, तो वेव इक्वेशन जो जनरली सारे वेव्स के लिए अप्लाई होता है, वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। और जो वेव इक्वेशन है वो इस तरह का है, ओके। जहाँ पे वेव, ये वन डिमेंशनल वेव इक्वेशन है, ये ध्यान में रखो, वन डिमेंशनल वेव इक्वेशन, जहाँ पे खाली जो फंक्शन है उसके जगह पे हम लोग ने साई, ये जो साइन है ये डाली, उसको साई कहते हैं, जिसका डेफिनेशन है वेव फंक्शन है। कोई भी वेव के जैसे जैसे स्ट्रिंग रहेगी या फिर वाटर वेव्स रहेगी, कोई भी वेव्स रहेगी, वैसे मैटर वेव के लिए हम लोग ने साई करके ये ग्रीक अल्फाबेट यूज किया है। अभी वो वेव ट्रैवल कर रही है, वो पोजीशन और टाइम के बेसिस पे ट्रैवल करती है। तो हम लोग ने वन डिमेंशनल जो वेव कंसिडर की है वो पोजीशन और टाइम के बेसिस पे ट्रैवल करती है। तो उसके लिए हम लोग ने ये इक्वेशन निकाला, ये जनरल इक्वेशन है कोई भी वेव इक्वेशन का, और उसकी वेलोसिटी v से डिनोट होती है, ओके। और ये वेव फंक्शन दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, जहाँ यहाँ पे लिखा है पोजीशन और टाइम का, ओके। और अगर थ्री डिमेंशनल केस देखेंगे तो यही यहाँ पे डेल करके जो सिंबल है वो यूज किया था, डेल स्क्वायर। और डेल स्क्वायर की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों का जो डिफरेंशिएशन है सेकेंड ऑर्डर, उसको ऐड किया जाता है, ओके। लेकिन हम लोग थ्री डिमेंशनल वेव इक्वेशन अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी हम खाली वन डिमेंशनल पढ़ेंगे, ओके। तो ये जो इक्वेशन है जो यहाँ पे लिखा है, del square psi upon dx square is equal to 1 upon v square, ओके। तो आप पूछोगे कि ये सॉल्व कैसे होता है। देखो, हम लोग ने अगर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशंस को सॉल्व करना अगर नहीं सीखा रहेगा, तो आपको मैं एक जनरल बेसिक आइडिया देता हूँ कि हम लोग इस सारे जो फंक्शन है, जो x और t का अलग दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, उसको हम लोग दो फंक्शंस में कंसिडर करते हैं। जहाँ पे एक x फंक्शन है जो x वेरिएबल का फंक्शन है और एक t वेरिएबल का फंक्शन है, ओके। इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड्स कहते हैं। और ये अगर हम लोग इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो x से ही डिफरेंशिएट होगा, t तो जो रहेगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे x बाहर आ जाए, क्योंकि यहाँ पे t से हम लोग डिफरेंशिएट, ओके। उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे
कि इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए जो भी x के वेरिएबल्स है वो एक साइड लेंगे और t के वेरिएबल एक साइड लेंगे, तो हम लोग को इस तरीके का इक्वेशन मिलेगा जहाँ पे ये 1/x यहाँ पे आ गया और v² t dx² t जो टर्म्स है वो हम लोग, और क्योंकि अभी दो अलग अलग वेरिएबल्स के जो डिफरेंशिएशंस है वो सेम आ रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, मतलब क्या है कि ये कोई तो वैल्यू कांस्टेंट से इक्वल होगी तभी जाके ये दो वेरिएबल्स इक्वल हो पाएंगे, क्योंकि दो वेरिएबल्स है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, और वो वेरिएबल्स का अगर डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं, ऐसे दोनों वेरिएबल्स के दो सेपरेट इक्वेशन आ गए और हम लोग उसको इक्वल कंसीडर कर रहे हैं ना, तो एक ही कंडीशन पॉसिबल करती है ऐसी ये ऐसे इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए कि कोई तो कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो कांस्टेंट ही हम लोग इक्वेट करेंगे, यहाँ पे a जो है कांस्टेंट। ओके, और फिर सेपरेटली ये दोनों इक्वेशन हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो हम लोग को दो इक्वेशंस आते हैं। ओके, अगर आपने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन सॉल्व करना नहीं सीखा है कोई चिंता नहीं है, मैं जो अभी सॉल्यूशन देता हूँ वो उसी प्रकार का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ऐसे कुछ तो प्रकार का समझो, यहाँ पे कोई तो कांस्टेंट है a डैश और e रेज टू i k x, और जो t फंक्शन है वो e रेज टू समझो ऐसा b डैश कांस्टेंट है कोई तो i रेज टू ओमेगा। ओके, और आप पूछोगे ये बी स्क्वायर वगैरह कहाँ पे गया, तो वो भी हम लोग निकाल लेंगे। मैं आपको अभी एक रिलेशन तो एक बस एक आइडिया देना चाहता हूँ कि किस प्रकार इक्वेशन आता है, सॉल्यूशन आता है। ओके, हम लोग को इसके डिटेल मैथमेटिक्स में नहीं जाने का है। ओके, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन जब आप पढ़ोगे सॉल्यूशन तब आपको इसके डिटेल मैथमेटिक्स पता चल जाएगा, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन रहता है ये कैपिटल साई हो गया और ये स्मॉल साई हो गया। ओके, इसको साई नॉट, ये इस वेव का एम्पलीट्यूड है, और e रेज टू माइनस आई ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी, इस प्रकार सॉल्यूशन आता है। ओके, जहाँ पे ओमेगा क्या है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और उसको फ्रीक्वेंसी से रिलेट कर सकते हैं हम लोग 2 पाई बाय एफ, सॉरी 2 पाई बाय। ओके, लेकिन आप बोलेंगे कि ये ओमेगा इस इक्वेशन में नहीं था, तो मैं आपको सिंपल कहना चाहता हूँ कि ओमेगा हम लोग रिलेट कर सकते हैं वेलोसिटी से बहुत इजीली। ओके, कैसे? वेलोसिटी कोई वेव की हम लोग को पता है कि वेवलेंथ टाइम उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है, बराबर। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 पाई से मल्टीप्लाई करूँ, डिवाइड और मल्टीप्लाई करूँ, तो 2 पाई एफ जो होता है वो ओमेगा होता है, और जो पाई बाय 2 पाई के उसको हम लोग 1 ओवर के कहते हैं। ये ओमेगा हो गया और ये 1 ओवर के। ओके, यस, करेक्ट। सो जो v की वैल्यू है वो ओमेगा बाय के है, यहाँ पे जो ओमेगा के लिखा है वो एक्चुअली गलत है, लेकिन बाकी सब चीजें ठीक है। ओके, सो एनर्जी की जो वैल्यू हम लोग ने सीखी थी वो भी हम लोग ने जैसे प्लैंक्स के एक्सपेरिमेंट से निकाला था कि फ्रीक्वेंसी टाइम्स एच है। ओके, लेकिन उसको हम लोग एच क्रॉस भी लिख सकते हैं ओमेगा लिख के, क्योंकि एच क्रॉस की वैल्यू क्या रहती है, एच बाई 2 पाई। ओके, सो इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है यहाँ पे ध्यान में रखने की, कि इस इक्वेशन को जो हम लोग को सॉल्यूशन मिला है उसको हम लोग अलग अलग फॉर्म्स में लिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि कौन से दो वेरिएबल आपको चाहिए, कौन से दो कॉन्स्टेंट्स आपको चाहिए। वेरिएबल्स तो एक्स और टी कॉमन है, लेकिन अगर आप ओमेगा और के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो यही इक्वेशन को, ये इक्वेशंस को यूज करके psi इज इक्वल टू साइन नॉट ई रेज टू आई ओमेगा टी ऐसे ही कॉमन रखो, चाहिए तो आप v की वैल्यू को ओमेगा बाई के लिखोगे तो आपको आएगा, सॉरी
यहाँ पे ओमेगा कॉन्स्ट ये है, तो ये ओमेगा अगर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होता है ओमेगा बाई के की वैल्यू के एक्स आ जाएगी, आई के एक्स प्लस हो जाएगी अगर ये माइनस है मल्टीप्लाई करें, ओके, क्योंकि ओमेगा बाई बी विल बी इक्वल टू, ओके। और फिर हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, थोड़ा सा आई को कॉमन लेके माइनस, और फिर हम लोग को पता है E इज इक्वल टू एच ओमेगा है, तो ओमेगा को हम लोग E बाय एच से रिप्लेस कर सकते हैं, ओके। सिमिलरली K की वैल्यू P की वैल्यू हम लोग एच क्रॉस K लिख सकते हैं, ओके। ये भी एक रिलेशनशिप है जो आप ध्यान में रख सकते हो। एच क्रॉस के किस प्रकार आता है, आप डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो इक्वेशन है वहाँ पे आप 2 पाई से अगर डिवाइड करते हो इसमें दोनों साइड, तो ये h बाई 2 पाई का h क्रॉस हो जाएगा और ये 2 पाई बाई लैम्डा का k हो जाएगा, क्योंकि k की वैल्यू क्या रहती है 2 पाई बाई लैम्डा, ओके। सो ये भी हम लोग लिख सकते हैं और फिर हम लोग को ये इक्वेशन आ जाएगा। सो ओवरऑल आपको ये ध्यान में रखने का कि ये इक्वेशन इस प्रकार आता है, ओके। फिर हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के पास चले जाएंगे, ओके। टाइम इंडिपेंडेंट कब उसको बोला जाता है, किससे टाइम इंडिपेंडेंसी चाहिए, फ्रीडम क्या चाहिए, ओके। तो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या रहती है जो एक पार्टिकल के मूवमेंट पे ऊपर, उसके पोजीशन के ऊपर बहुत प्रभाव रखती है, उसके बिहेवियर के ऊपर, उसके वेव के बिहेवियर के ऊपर प्रभाव रखती है, वो है पोटेंशियल, ओके। जो हम लोग एटॉमिक लेयर लेवल पे हम लोग अगर स्टडी करते हैं, तो एटॉमिक लेवल स्टडी करते वक्त कोई भी पार्टिकल को हम लोग टच नहीं कर सकते, हम लोग कोई उसको काइनेटिक पुश नहीं दे सकते, लेकिन जो भी उसको एक्सेलरेशन मिलेगी, जो भी हम लोग उसको रोक सकते हैं, वो सारी चीज़ें किससे पॉसिबल होती है, पोटेंशियल एनर्जी से होती है। ये पोटेंशियल एनर्जी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली कनेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम लोग उसको कोई एटम में अगर दूसरे एटम के न्यूक्लियस से वो ट्रैवलिंग पार्टिकल को इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो सारी चीज़ें पोटेंशियल ही उस पार्टिकल की डायरेक्शन और बिहेवियर को गाइड करती है, ओके। आप एक कॉपर वायर लो, अगर उसको पोटेंशियल एनर्जी से कनेक्ट करो, पोटेंशियल से कनेक्ट करो, वो कॉपर में करंट दौड़ेगा। तो वैसे ही है कि पोटेंशियल ऐसी चीज़ें ही पार्टिकल के बिहेवियर और मोशन के ऊपर इन्फ्लुएंस रखती है। अभी ये जो पोटेंशियल है, जिस जो प्रभाव रखता है कोई भी पार्टिकल के मूवमेंट के ऊपर, ये पोटेंशियल किस प्रकार है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। क्या ये पोटेंशियल समय के साथ बदल रहा है, या फिर ये पोटेंशियल बस कॉन्स्टेंटली क्रिएट किया गया है, चेंज नहीं हो रहा, उसकी वैल्यू उतनी है, ओके, उसका बिहेवियर उतना ही। सो ये दोनों चीजें बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्वांटम मैकेनिक्स को पैदा करती है। पहला क्वांटम मैकेनिक्स जहाँ पे हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल, जो पोटेंशियल समय के साथ नहीं बदलते, वैसे पोटेंशियल्स को हम लोग कंसिडर करते हैं, और टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन में हम लोग पोटेंशियल जो समय के साथ बदल सकते हैं उनको कंसिडर करते हैं, ओके। सो जो V है यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, वो इट कैन बी अ फंक्शन ऑफ x एंड t, मतलब पोजीशन और टाइम। थ्री वेरिएबल्स का भी हो सकता है, ये वन डिमेंशनल है फॉर एग्जाम्पल, तो हम लोग मोस्टली इस सिलेबस में वन डिमेंशनली कंसिडर करेंगे। और इट कैन बी Vx, मतलब खाली x का फंक्शन है, t का फंक्शन नहीं है। इन दिस केस वी कॉल दिस एज टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल, ओके, टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल, ओके। सो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि टाइम इंडिपेंडेंट अगर पोटेंशियल रहेगा, तो हम लोग जो वेव फंक्शन है उसको हम लोग दो पार्ट्स में लिख सकते हैं, दो वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं, ओके। टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल मेक्स पॉसिबल, क्या पॉसिबल होता है टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल से, वेव फंक्शन जो है दो वेरिएबल्स का उसको सेपरेटली लिख पाना पॉसिबल हो जाता है, ओके। और यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो कि मैंने
साई जो कैपिटल साई है उसके नीचे एक डैश ड्रॉ करता हूँ, और जो इंडिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट फंक्शन है उसके नीचे कोई डैश नहीं है, उसको स्मॉल हम लोग चाय बोल सकते हैं। ठीक है। सो ये एक इस प्रकार इक्वेशन होता है। अब ये इक्वेशन किस प्रकार का भी हो सकता है, इसका फॉर्म कोई भी हो सकता है, ये कोई साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल में हम लोग ने जैसे प्रीवियसली फ्री पार्टिकल के इसमें, जहाँ पे फ्री पार्टिकल कब बोला जाता है, जब पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है। ओके। सो उसमें हम लोग ने वेव इक्वेशन देखा इस प्रकार का। इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा सेपरेट करेंगे तो हम लोग को ये इक्वेशन मिलेगा। सो लेट साई बी साई जीरो ई रेज टू आई के एक्स। ओके। और अगर सेपरेटली कर सकते हैं तो आपको मैं एक और चीज दिखाना चाहता हूँ जो आपको सेपरेट करने में हेल्प करेगी। ठीक है। सो हम लोग ने वेव इक्वेशन देखा था। सो इस इक्वेशन को हम लोग देखते हैं पहले। साई इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस आई ओमेगा टी माइनस के। ये इक्वेशन को हम लोग टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते हैं। एक बार करोगे टाइम के साथ डिफरेंशिएट तो हम लोग को माइनस आई ओमेगा, ये दो टर्म्स बाहर आते हुए दिखेंगे, और जो बाकी के टर्म्स है, सो यहाँ पे साई है, साइन नॉट, वो भी हम लोग लिखेंगे साइन नॉट ई रेज टू माइनस आई ओमेगा टी के एक्स। ओके। इसको एक और बार अगर हम लोग टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोग को आई, ये वापस आई ओमेगा बाहर आएगा। आई आई ओमेगा की आई स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, और माइनस वन हो जाएगा, फिर माइनस वन आएगा, तो आपको माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन नॉट ई रेज टू माइनस आई ओमेगा माइनस ये देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग ये जो फंक्शन है ये ओरिजिनल फंक्शन है, इसके वजह से इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन इस प्रकार लिख सकते हैं। ओके। और क्योंकि ये इक्वेशन जो है, हम लोग ने जो वेव इक्वेशन देखा था, इट इज इक्वल टू वन बाई बी स्क्वायर, सॉरी वन बाई बी स्क्वायर तो यहाँ पे था, तो हम लोग को बी स्क्वायर लेना पड़ेगा, बी स्क्वायर ओमेगा अपॉन डी एक्स। आप पूछोगे ये कहाँ से आया, दिस इज इक्वल टू दिस, जो हम लोग ने वेव इक्वेशन देखा था पिछले इसमें, ये वाला इक्वेशन। ओके। इससे हम लोग रिलेट किए। सो हम लोग को ये जो रिलेशन मिला है इसको हम लोग इस यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। और हम लोग ने एक चीज क्या सीखी थी, और है कि v इज इक्वल टू ओमेगा बाय के, ये देखा था हम लोग ने रिलेशनशिप। बराबर। तो यहाँ पे जो ओमेगा स्क्वायर और v स्क्वायर अगर डिवाइड होंगे तो हम लोग को क्या आएगा, हम लोग को आएगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन स्क्वायर इक्वल टू माइनस के स्क्वायर ओमेगा एस। ओके। और इम्पोर्टेंट चीज क्या है आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ कि ये इक्वेशन जो है इसका सॉल्यूशन के बारे में हम लोग अभी नहीं सोचेंगे, लेकिन ये जो इक्वेशन है इसका हम लोग एक रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। ओके। ये रिलेशनशिप किस प्रकार निकालोगे, सिंपल है। देखो, हम लोग को पता है एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग एम बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर पी स्क्वायर अपॉन टू एम भी लिख सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे वैसे। ओके। और पोटेंशियल एनर्जी है, ओके, एम बी स्क्वायर, और ये है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो ये सेम है, लेकिन हम लोग ने ये भी सीखा था कि P कैन बी रिटर्न एज एच क्रॉस के। बराबर। तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एच स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन टू एम, और ये v अगर यहाँ पे लूंगा तो e माइनस वी हो जाएगा। बराबर। सिमिलरली हम लोग k
स्क्वायर को 2m, सॉरी यहाँ पे ई जो लिखा है मैंने, ई माइनस वी, सो के स्क्वायर ई माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं और इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ के ऊपर वाले इक्वेशन में, यहाँ पे ओके, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको कोई इस प्रकार का इक्वेशन आएगा अगर आप ये माइनस साइन को इस साइड लोगे, ये टर्म को, बराबर, और इस टर्म को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं एच स्क्वायर बाई 2m से और सारे टर्म्स, तो फिर हम लोग को इस प्रकार का इक्वेशन मिलता है, और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2m से मल्टीप्लाई करने का है, सो दैट आपके टर्म्स है, और फिर हम लोग ने ई और साई का जो टर्म है वो राइट साइड को लिया, ओके, तो ये टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड, हम लोग को साई स्क्वायर साई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और माइनस ई और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वी, ये दोनों को सॉरी माइनस ई साई और प्लस वी साई इक्वल टू 0 आएगा, जहाँ पे आप फिर ये इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ये इक्वेशन को बोलते हैं स्क्रॉडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, ओके, या फिर आप इसको TISE भी बोल सकते हो, टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंजर इक्वेशन, ये शॉर्ट फॉर्म है इसका, ओके, तो ये भी ध्यान रखें। सिमिलरली अगर आप टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन के बारे में बात करते हो तो वहां पे हम लोग साई, जैसे हम लोग पहले साई 0 इक्वल टू ई माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स इस्तेमाल करते थे, तो उसकी जगह पे आप ई और पी का इक्वेशन भी लिख सकते हो। तो ई का रिलेशन क्या है ओमेगा के साथ, एच क्रॉस ओमेगा, और पी का क्या है, पी इज इक्वल टू एच क्रॉस के। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं ओमेगा और के बेसिस पे, तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी, ई रेज टू माइनस आई एच क्रॉस कॉमन लिया मैंने, ई टी माइनस पी एक्स। अभी इस इक्वेशन को हम लोग अगर फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे टाइम से, तो हम लोग को माइनस आई एच क्रॉस ई, ये जो टर्म्स है टी को मल्टीप्लाई होने वाले, ये कॉमन बाहर आ जाएंगे, और आई एच क्रॉस टी, बाकी सारे टर्म्स वैसे ही हैं, ठीक है। और फिर लास्टली आपको देखने को मिलेगा कि ये जो राइट साइड में है वो सेम टर्म्स है, इसलिए मैंने आई एच क्रॉस ई साई ऐसे ही टर्म्स को लिख दिया है यहाँ पे, और ये ऐसे ही है। अभी अगर हम लोग ये टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, एच क्रॉस बाय माइनस आई आएगा, बराबर ई ओमेगा से, और ये जो टर्म है हम लोग को पता है कि 1 अपॉन माइनस आई के इक्वल रहता है, ओके, क्योंकि आप ऊपर जा अगर आई से मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, आपको तो ये मिलेगा, ओके। तो इसका मतलब हम लोग इसको आई एच क्रॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं इक्वल टू ई, ओके। और क्योंकि हम लोग को ये ई साई जो है, ये हम लोग ने स्क्रॉडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन में देखा था कि इक्वल टू ये होता है टर्म, तो हम लोग ने ये जो देखो ये जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, ओके। इसमें हम लोग ने ई साई की वैल्यू को ई एच आई एच और फिर टाइम डेरिवेटिव ऑफ दिस साई फंक्शन को लिखा। तो ये जो इक्वेशन बनता है इसको हम लोग टाइम डिपेंडेंट स्क्रॉडिंजर इक्वेशन कहते हैं। इसका स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे जो v है वो टाइम डिपेंडेंट हो सकता है, वी एक्स
इसी वजह से हम लोग ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे जो हम लोग ने कॉमन लिया है साई को बाहर लिया है, पिछले इक्वेशन में ऐसा नहीं किया था। पिछले इक्वेशन में हम लोग ने साई दोनों इसमें सेपरेट, तो ये अलग इसलिए लिखा है हम लोग ने क्योंकि ये जो ब्रैकेट है उसको स्पेसिफिकली बोला जाता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ओके, ऑपरेटर क्या होता है ये हम लोग आगे सीखेंगे, लेकिन हैमिल्टोनियन उसको बोलते हैं और उसको इस इक्वेशन को सिंप्लीफिकेशन में इस तरीके से लिख जाते हैं। ओके, तो ये इक्वेशन को टाइम इंडिपेंडेंट, ये इक्वेशन को टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का नाम दिया गया है। ठीक है, सो आगे हम लोग अभी देखेंगे कि फंक्शन, वेव फंक्शन का एग्जैक्टली फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्या उसको मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या एग्जैक्टली मीनिंग है उसका। ओके, तो वेव फंक्शन हम लोग को पता है क्योंकि हम लोग ने श्रोडिंगर इक्वेशन में देखा कि एक मैटर वेव है और वो मैटर वेव एक सिंगल वेव नहीं रहती, वो 2 3 4 5 6 अनगिनत वेव्स की कॉम्बिनेशन होती है, या फिर हम लोग उसको बोलेंगे सुपरपोजिशन। Superposition of this all those waves gives us the main waves। ओके, तो ये क्या उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग वेव पैकेट कहते हैं, जिसमें अलग अलग वेव्स के कॉम्बिनेशन हम लोग को देखने को मिलते हैं। ये हम लोग ने पिछले इसमें देखा था, लेकिन फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्या उसको फिजिकली हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्या उसका फिजिकली क्या ये चीज मेजर कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग को क्वेश्चन आते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने, जिन लोगों ने ये डिफाइन किया था, उनको एग्जैक्टली पता था कि इसका मीनिंग क्या है। जो वेव हम लोग ने डिफाइन की है, इसकी अलग अलग वेव्स की कॉम्बिनेशन में है ही, लेकिन वो अलग अलग वेव्स की, हर एक वेव की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है और एम्पलीट्यूड है। ओके, लेकिन अगर ये वेव का जो एम्पलीट्यूड है, जैसे ये वेव हो गया, मैं आपको दिखा था, ये वेव है, इसका जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड मतलब ये जो हाइट है, ओके, ये एम्पलीट्यूड जहाँ जिस जगह पे सबसे ज्यादा होगा, उस जगह पे पार्टिकल के होने की संभावना सबसे ज्यादा है। मतलब क्या है कि ये सारे वेव्स ऐसे ऐसे सब ऐसे एक साथ ट्रैवल करते हैं, लेकिन उसमें ही ये सारी, तो आपको इसमें कहाँ पे वेव है पार्टिकल है पता नहीं चले, लेकिन उसमें ही एक ऐसा रीजन रहेगा जहाँ पे वो बहुत ज्यादा उसका एम्पलीट्यूड रहेगा, तो आपको पता है कि पार्टिकल यहाँ पे है। ओके, सो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो साइंटिस्ट लोगों को ये पता चल गया कि द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव डिफाइंस द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट पार्टिकल एट दैट पोजिशन और विद दैट कोऑर्डिनेट, हम लोग बोल सकते हैं। ओके, तो जिस प्रकार है कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर कोई एम्पलीट्यूड रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो उसका अगर एम्पलीट्यूड को हम लोग मॉड्यूलस स्क्वायर करते हैं, तो वो अपने को इंटेंसिटी बताता है उस लाइट वेव की। ओके, यहाँ पे फोटोन डेंसिटी लिखा है, लेकिन इट इज सेम थिंग। सिमिलरली अगर साई जो वेव फंक्शन है उसको ये करेंगे, तो हम लोग को पता चलेगी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या पता चलेगी? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। मतलब क्या है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब कि उसका मॉड्यूलस स्क्वायर जब हम लोग निकालते हैं, तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी मिलती है कितना उस रीजन में वो पार्टिकल होने की संभावना है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन अ वॉल्यूम डी टाउ about any point r at time t can be expressed as this function। so ये ध्यान में रखना कि ये तो खाली वेव फंक्शन है, इसको मेजर नहीं कर सकते हम लोग, इसको खाली हम लोग मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन व्हाट वी कैन मेजर इज दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ओके, सो आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं। अगर कोई फंक्शन है वेव फंक्शन जिसकी वैल्यू ऐसे साइन की तरह है, ओके, तो ये हो गया एक्स, ओके, और ये हो गया वाई फंक्शन। ओके, सो अगर ये फंक्शन है साई, तो उसका मॉड्यूलस जो स्क्वायर रहेगा फंक्शन साई स्क्वायर, तो वो पॉजिटिव रहेगा हमेशा। ओके, तो ये भी है एक रीजन
इसके वजह से हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को कंसिडर करते हैं, ना कि वेव फंक्शन को, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एग्जैक्टली चांसेस बताती है हम लोग को कि कौन सा वेव फंक्शन ऑब्जर्व करने के सबसे ज्यादा चांसेस है। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी थी और ये एक इम्पॉर्टेंट फिजिकल डिफरेंस है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स एग्जैक्टली कोई चीज प्रिडिक्ट नहीं करता, वो बस चांसेस बताता है कोई भी चीज की होने की कितनी संभावना है, कौन से जगह पे, कौन से टाइम पे, कौन से मोमेंटम के साथ। ओके, तो एवरीथिंग इज प्रोबेबिलिटी, नथिंग इज स्पेसिफिक। और यही रूल था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का भी, कि आप कोई भी चीज एकदम एक्यूरेटली पोजीशन और मोमेंटम मेजर नहीं कर पाओगे, क्योंकि देयर विल बी सम काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी एवरी टाइम। तो ये भी इसी रूल को फॉलो करता है और प्रोबेबिलिटीज बताती है हम लोग को क्वांटम मैकेनिक्स की वेव फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इसको हम लोग इस प्रकार डिफाइन करते हैं। और जो मॉड्यूलर स्क्वायर जो हम लोग बता रहे हैं, उसका मीनिंग क्या होता है? मॉड्यूलर स्क्वायर, ये अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर ये चैप्टर पढ़ा रहेगा तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा मॉड्यूलर स्क्वायर जो रहता है वो एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने वाला नंबर है। ओके, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पहला मल्टीप्लाई होता है। देखो ये ध्यान में रखो कि साई स्टार साई, और आपने अगर इस प्रकार लिख दिया तो ये दोनों इक्वल नहीं होते। ओके, ये दोनों अलग होने वाले फंक्शंस हैं। तो आपको यही ऑर्डर में लिखने का है। ओके, जहाँ पे आपको साई स्टार पहले है और साई स्टार क्या है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। एग्जाम्पल क्या है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का? कि अगर साई रहेगा e रेज टू आई के एक्स, जैसे हम लोग ने पहले देखा, तो साई स्टार क्या हो जाएगा? e रेज टू माइनस आई के एक्स। अगर कोई रियल फंक्शन रहेगा तो कोई चिंता नहीं, सेम फंक्शन हो जाता है। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन रहेगा जहाँ पे आयोटा, जैसे आई जो है हम लोग को लिखते हैं कॉम्प्लेक्स में, तो वो रहेगा तो वो नेगेटिव आई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर प्रोबेबिलिटी अगर इस प्रकार डिफाइन होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट फंक्शन इज इक्वल टू मॉड्यूलस स्क्वायर इनटू बीटा। ओके, तो इस प्रकार ये जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है हम लोग को ध्यान में रखते हैं। तो ये क्या बताती है? प्रोबेबिलिटी बताती है इन रीजन बीटा। बीटा क्या है? dx dy dz। ओके, वो एक वॉल्यूम एलिमेंट है, ऐसा समझो एक क्यूब है छोटा सा, जिसकी साइड dx dy dz ऐसी साइड्स है। तो वो हम लोग उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो उस छोटे क्यूब की वॉल्यूम आ जाएगी। तो इसी प्रकार बीटा भी एक वॉल्यूम है। और आर क्या है? आर एक वेरिएबल है जिसके हम लोग एक्स वाई जेड पोजिशन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ये सिंगल पोजिशन में भी आप लिख सकते हो, कोई चिंता नहीं, सेम आपको आएगा। ओके, अभी प्रोबेबिलिटी बोले जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऐड होके 1 आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी प्रोबेबिलिटीज अगर देखें। वैसे ही अगर पूरे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को अगर हम लोग पूरा नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी पर अगर इंटीग्रेट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी 1 आनी चाहिए। मतलब एक पार्टिकल की फाइंडिंग की पॉसिबिलिटी पूरे यूनिवर्स में होगी ही होगी, तो 1 आनी चाहिए। देयर इज नो 50% चांस कि पार्टिकल है ही नहीं पूरे यूनिवर्स में। कहाँ ना कहाँ तो है ही। इसलिए हम लोगों ने पूरी स्पेस को स्कैन कर दिया तो अपने को 1 मिलती है। और ये इस वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि हम लोग को वो वेव फंक्शन के मॉड्यूलर स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे नेगेटिव इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी इज इक्वल टू 1 आना ही चाहिए। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और कंडीशन भी बोल सकते हो वेव फंक्शन की। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती कोई वेव फंक्शन, तो वो क्वांटम मैकेनिक्स के जो डिफाइनेशंस है, जो पोस्टुलेट्स है, उसके अंदर कंसिडर नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ये सारी कंडीशंस को देख के समझ के ही फिर क्वांटम मैकेनिक्स के वेव फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए क्वांटम मैकेनिक्स? हम लोग देखो, हम लोग कंडीशंस निकालते हैं। पहले स्क्रॉडिंजर ने कंडीशन डाली कि वो किस प्रकार का होना चाहिए। ओके, दोनों स्क्रॉडिंजर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए, ऐसे प्रकार का एक वेव फंक्शन हम लोग ने डिफाइन किया। फिर एक उसको ये भी कहा कि उसके मॉड्यूलर स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी डिफाइन करने को आनी चाहिए, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होनी चाहिए अगर हम लोग पूरी स्पेस को कंसिडर कर रहे हैं। इसलिए नेगेटिव इंफिनिटी पॉजिटिव इंफिनिटी से अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को 1 आएगा। ये हम लोग ने कंसिडर किया था। एंड देन हम लोग को पता चला
कि ऐसे ही सारे क्वांटम मैकेनिक्स वर्क करता है, प्रोबेबिलिस्टिक है और प्रोबेबिलिटी 1 आनी चाहिए अगर इंटीग्रेट करें। लेकिन कैसा होता है कुछ कंडीशंस में हम लोग देखेंगे कि वेव फंक्शन के लिए क्या क्या सुटेबल कंडीशंस है, ये हम लोग सारे एक जगह पे डिफाइन करना चाहते हैं, सो दैट हम लोग कोई भी वेव फंक्शन अपने मन उठा के नहीं वेव फंक्शन लिखेंगे। वेव फंक्शन को लिखने के लिए कुछ कंडीशंस है जो पीछे जो हम लोग ने वेव इक्वेशन देखा था उसको सेटिस्फाई करने के लिए, स्क्रोडिंगर इक्वेशन देखा था उसको सेटिस्फाई करने के लिए, फिर हम लोग ने जो अभी एक कंडीशन देखी उसको प्रोबेबिलिस्टिक कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग को ये ये जो फंक्शंस है उसको कुछ कंडीशंस डालनी पड़ी। तो ये कंडीशंस क्या क्या है? पहली कंडीशन है कि साई मस्ट बी फाइनाइट एवरीवेयर इन ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। देखो फाइनाइट का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा लिया साई की वैल्यू लिखी 1/x, तो ये x क्या हो जाता है अगर मैं x को ये 0 के पास हो जाऊं ले जाता हूं तो साई की वैल्यू इंफिनिटी के पास चली जाती है। मतलब क्या है, ये फाइनाइट हो गया क्या? नहीं। ओके, तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ साई का फंक्शन साइन के एक्स या फिर साइन एक्स पकड़ो सिंपल। ओके, तो साइन का फंक्शन क्या रहता है? एक्स की वैल्यू जो भी हो, साइन का फंक्शन हमेशा 0 to 1 के बीच में ही ट्रेवल करता है, सॉरी 1 to -1 के बीच में ही ट्रेवल करता है। ओके, सो एक्स की वैल्यू जो भी हो, एक्स की वैल्यू 100 अब भी रखोगे तो भी आपको 0 और 1 के -1 के और 1 के बीच में ही ये फंक्शन दिया। मतलब क्या है, ये फंक्शन एज एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी है तो साई इज स्टिल फाइनाइट, ये बहुत important है। तो इस प्रकार का फंक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऐसे आए हैं जहाँ पे आपको ये एग्जांपल्स भी देने पड़ेंगे अगर आप इस स्टेटमेंट को। दूसरा चीज क्या है कि फंक्शन में भी सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यूड मतलब क्या है? सिंपल है, देखो कोई भी फंक्शन रहेगा अगर इस प्रकार का उसका फंक्शन रहेगा तो अगर साई ये है तो एक पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू पे आपको साई के 3 वैल्यूज देखने को मिलते हैं, तो ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। ओके, सिंगल वैल्यूड में क्या चाहिए? एक एक्स के लिए एक ही साई की वैल्यू होनी चाहिए। इसलिए हम लोग जब फंक्शंस को देखेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि सिंगल वैल्यूड है कि मल्टी वैल्यूड। दूसरा कंडीशंस क्या है कि साई की जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए इन ऑल रीजन्स एक्सेप्ट v इज इक्वल टू इंफिनिटी। मतलब क्या है, अगर v और इंफिनिटी नहीं रहेगा, फॉर एग्जांपल मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ये x का ग्राफ है और ये v का ग्राफ है। सो v की वैल्यू इतनी ही है, समझो v नॉट है। ओके, तो जो साई का फंक्शन है वो अगर v नॉट से चेंज होता है तो वो कंटिन्यूसली होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ब्रेक होगा। ऐसा ही अगर ऐसा होता है तो ये रॉन्ग है, ये चलता है, तो कंटिन्यूस चाहिए। सो साई ऑफ एक्स मस्ट बी कंटिन्यूस। साई और साई भी नहीं, खाली साई का और साई का फर्स्ट डेरिवेटिव भी ओके मस्ट बी कंटिन्यूस होने चाहिए। So, लिखता हूँ मैं कंटिन्यूस एट एवरी बाउंड्री। ओके, तो ये क्या होती है? बाउंड्री होती है बी की, ऐसी दीवार होती है समझो। ओके, लेकिन ये v अगर इनफाइनाइट रहेगा तो वहां पे वेव फंक्शन, अगर v इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, बहुत बड़ी दीवार है, तो वेव फंक्शन यहाँ पे आके रुक जाएगा, यहाँ से ना ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कुछ नहीं करेगा, वहां से वहां तक ही रुक जाएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो वेव उस साइड ट्रैवल कर पाए। ओके, सो हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उन प्रॉपर्टीज के बारे में और डिटेल्स में जानेंगे, तो कोई चिंता नहीं। ओके, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कोई, कि वो वेव फंक्शन नॉर्मलाइज होना चाहिए। नॉर्मलाइज का मतलब क्या है?
कि जैसे हम लोगों ने देखा था कि प्रोबेबिलिटी कंडीशन क्या बोलती है, पूरे स्पेस में देखोगे नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी में कोई पूरे रेंज में देखोगे, अगर कोई पार्टिकल फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी, तो वो हम लोग को 1 आनी चाहिए, क्योंकि पार्टिकल तो एग्जिस्ट करता है पूरे यूनिवर्स में। तो हम लोग अगर पूरी इंफिनिटी अगर एरिया स्कैन कर रहे हैं इंटीग्रल के, तो हम लोग को 1 प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए। ओके, तो क्या ये हर कोई फंक्शन सॉल्व कर पाता है क्या? ये इस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाता हर कोई फंक्शन। इसी वजह से हम लोग नॉर्मलाइजेशन यूज करते हैं। नॉर्मलाइजेशन ऐसी एक टेक्निक है जो फंक्शन को बनाती है, ऐसे कंडीशन में लेके आती है जहां पे अपनी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए। ओके, सो एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक वेव फंक्शन है जो नॉर्मलाइज नहीं है, नॉर्मलाइज नहीं है ऐसा समझो, और ये वेव फंक्शन को मैंने लिखा गया है 1 अपॉन साइन n पाई x बाय a। ओके, अगर आप इस फंक्शन को इसके साई स्टार से और साई से मल्टीप्लाई करोगे dx से, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है तो अपने को 1 आना चाहिए। लेकिन अगर आप देखते हो हम लोग को वो 1, अगर आप देखोगे साइन, क्योंकि ये रियल है तो साइंस का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी वही रहेगा, इसलिए ये साइन स्क्वायर हो जाएगा x बाय a dx इक्वल टू 1। और आप इसको 1 माइनस क्या बोलते हैं cos 2x अपॉन ये सब अपॉन 2 कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर पाते हो, इससे ये मैं अज्यूम करता हूँ। और ये इंटीग्रल अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको समथिंग यू विल गेट लाइक दिस। a बाय, सॉरी, आपको कुछ तो ऐसा मिलेगा, ये इंटीग्रल अगर सॉल्व कर पाओगे a बाय, और ये नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी हो रहा है, ये ध्यान में रखो। आप बोलोगे कि ये नेगेटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी ऐसा कैसे होगा, तो आपको ये ध्यान में रहे ये इवन फंक्शन है। सो माइनस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी अगर हम लोग देखते तो उसको हम लोग 2 0 पॉजिटिव इन्फिनिटी कर सकते हैं। ओके, इस फंक्शन को कंसिडर, ठीक है। सो ये हम लोग की कंडीशन है। तो फिर ये हम लोग सॉल्व करेंगे अगर, तो ये आता है। ओके, और आपको ये इंटीग्रल सॉल्व करने को याद नहीं, मैं खाली एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम लोग को किस तरीके की नॉर्मलाइजेशन करनी है। तो अगर ये 1, ये हम लोग को इक्वल टू 1 आना चाहिए, लेकिन ये 1 नहीं है बराबर, इसीलिए हम लोग जब भी नॉर्मलाइज करते हैं तो ये ध्यान में रखो ये नॉर्मलाइज किस प्रकार किया जाता है, हाउ टू नॉर्मलाइज, ये मैं अभी आगे बताऊँ। ऐसा कोई भी वेव फंक्शन देता है तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए सबसे पहले कंसिडर अ कांस्टेंट a, ओके, एज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब वो वेव फंक्शन के आगे हम लोग लिखेंगे, सॉरी, ओके, तो इस प्रकार लिखेंगे। और फिर अगर हम लोग इसको अभी वही कंडीशन में डालेंगे जहाँ साई स्क्वायर को, इस कंडीशन को नॉर्मलाइजेशन कंडीशन भी कहा जाता है, ये ध्यान में रखो। और फिर हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्योंकि a ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से a स्क्वायर, और फिर हम लोग को एग्जैक्टली ये आएगा। ओके, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव। और हम जैसे मैंने प्रीवियसली बताया कि इसका इंटीग्रल कुछ तो a बाय 2 होता है। ओके, a स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आपको a की वैल्यू जो आती है वो आती है 2 बाय a स्क्वायर रूट। ओके, इसका मतलब क्या है, जो साई फंक्शन है इसकी ये हम लोग इस प्रकार लिखेंगे,
साइन n by x by a। तो ये क्या हो गया, ये हो गया नॉर्मलाइज्ड फंक्शन। ये क्या है, नॉन नॉर्मलाइज्ड या फिर अननॉर्मलाइज्ड भी कह सकते हैं, अननॉर्मलाइज्ड। ओके, तो ये हो गया अननॉर्मलाइज्ड फंक्शन की कंडीशन। ओके, तो इसी प्रकार हम लोग कोई भी फंक्शन को नॉर्मलाइज या फिर अननॉर्मलाइज कर सकते हैं। ओके, अभी कोई दो नॉर्मलाइज फंक्शन, ध्यान से सुनना, कोई दो नॉर्मलाइज फंक्शन, ओके, यहाँ पे अगर दोनों की अलग अलग दो फंक्शंस के अगर मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ पे आपने एक फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया है, ओके, उसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे वेव फंक्शन के साथ, ओके, तो हम लोग को उस वेव फंक्शन की वैल्यू 0 आनी चाहिए। मतलब क्या है कि वेव फंक्शन ऑर्थोगोनल होते हैं, वो खुद के, मतलब यहाँ पे जैसे मैंने देखा, आप यहाँ पे ये इक्वेशन में यहाँ पे n है, बराबर, तो यहाँ पे मैं इसको साई n लिख सकता हूँ यहाँ पे सब जगह पे, बराबर। वैसे ही अगर मैंने कोई साई m लिखा और साई n से उसका मल्टीप्लिकेशन किया और उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश की, अभी ये क्योंकि रियल फंक्शन है तो हम लोग इसका साई निकालेंगे तो भी सेम आएगा, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, तो अगर मुझे 0 आता है, इसका रीजन क्या है, कोई भी फंक्शन लो आप, अगर आप साइन ए एक्स और साइन बी एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू बी एक्स, सॉरी, उसका अगर इंटीग्रेट करोगे तो उसकी वैल्यू आपको 0 आती है हमेशा, अगर नेगेटिव इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी रहेगा तो। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये जो जनरली पता है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे अगर ए और बी अलग अलग है तो अपने को 0 आता है, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे अगर ए और बी सेम है, जैसे यहाँ पे हुआ, हम लोग ने साई एन स्टार को साई एन से मल्टीप्लाई किया ना, बराबर, सेम चीज से मल्टीप्लाई, तो हम लोग को फिर ये वैल्यू सिमिलरली आ गई। ओके, दैट इज नॉन जीरो वैल्यू। सो जो वेव फंक्शंस होते हैं वो खुद के साथ ही कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ही आपको एक नॉन जीरो वैल्यू आएगी, और अगर वो नॉर्मलाइज्ड है तो 1 आएगी, अगर अननॉर्मलाइज्ड है तो कोई तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी। लेकिन अगर वो दोनों में दो अलग अलग m और n, अगर दो अलग अलग वो उनके मल्टीपल्स हैं साई के, तो हम लोग को उसके मल्टीप्लिकेशन के बाद 0 आएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये दोनों कंडीशन जो है ये 0 रखते हैं। ओके, तो साई का साई m का स्टार ले लो या फिर आप साई n का स्टार ले लो, आपको दोनों में कंडीशन में 0, इसी ऐसे वेव फंक्शंस को हम लोग ऑर्थोगोनल कहते हैं। ओके, और ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन हमको बनाने का क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आता है क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको एक जनरल आइडिया देना चाहता हूँ कि ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन आप क्रिएट कर सकते हो कोई भी नॉर्मल वेव फंक्शन से भी। ओके, वो कंडीशंस को क्रिएट करने के प्रोसीजर को हम लोग एक लीनियर अलजेब्रा सब्जेक्ट है, उसमें हम लोग वो देखते हैं कि कैसे आप क्रिएट कर सकते हो वो ऑर्थोगोनल फंक्शंस को। बहुत आसान है, लेकिन एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, मतलब एक नॉर्मल फंक्शन को जो नहीं है ऑर्थोगोनल, उसको भी ऑर्थोगोनल बनाया जा सकता है। लेकिन हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में ऑर्थोगोनलिटी और नॉर्मलाइजेशन की रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, क्योंकि ये कंडीशंस आगे के जो भी हम लोग ऑपरेटर्स, मतलब ऑपरेटर जो हम लोग सीखेंगे, जैसे हम लोग पोजीशन फाइंड कर रहे हैं, मोमेंटम फाइंड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों में बहुत काम आते हैं, ये रूल्स बहुत काम आते हैं, और क्लियर हम लोग के कैलकुलेशंस बहुत क्लियर हो जाते हैं। तो हर फंक्शन को आप नॉर्मलाइज कीजिए, ऑर्थोगोनल चेक कीजिए, सो दैट आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना आए कैलकुलेशंस करते हो। ये क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ रूल्स हैं। ओके, तो ये हम लोग हमेशा इस दो कंडीशंस में से नॉर्मलाइजेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ऑर्थोगोनल वो
ओनली तब अप्लाई होता है जब हम लोग दो से ज्यादा वेव फंक्शंस को साइमल्टेनियसली ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर आगे हम लोग देखेंगे ऑपरेटर्स, एग्जैक्टली ऑपरेटर्स क्या होता है। ऑपरेटर्स ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो कोई भी, आगे एक एग्जांपल के साथ देते हैं। ऑपरेटर क्या होता है, कोई भी फंक्शन को चेंज कर देते हैं दूसरे फंक्शन में, ओके। और एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। अगर ऑपरेटर डी बाई डी एक्स है, ये मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, अगर ये कोई फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करता है जैसे एक्स रेज टू एन, तो ये एक्स रेज टू एन को एन एक्स रेज टू एन माइनस वन में चेंज कर देता है। सो डी ये हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार। तो ये हो गया, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑपरेटर है, एक्स रेज टू एन ये फंक्शन है, और एन एक्स रेज टू एन माइनस वन भी एक फंक्शन है, ओके। एक और चीज अगर हम लोग देखते हैं, जैसे कोई यही सेम फंक्शन, लेकिन फंक्शन अभी क्या है, इस बार फंक्शन है ई रेज टू ए एक्स, ओके। तो अगर ई रेज टू ए एक्स ऐसा फंक्शन है, और इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करने को जाऊँ, तो मुझे आएगा ए टाइम्स ई रेज टू ए एक्स, बराबर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक ऑपरेटर है ए, उसको मैंने ऑपरेट किया। ऑपरेटर की साइन के ऊपर हमेशा ऐसा कैप लगाते हैं सो दैट आपको पता चले कि वो एक ऑपरेटर है, वो कोई तो फंक्शन को ऑपरेट करेगा, उसको चेंज करने की कोशिश करेगा। तो हम लोग को क्या आता है कि कोई तो कांस्टेंट आता है ए, और वापस से वही फंक्शन आता है एफ ऑफ एक्स, ओके। ऐसे फंक्शन को, ऐसे ऐसे जो फंक्शंस रहते हैं, ऐसे जो ऑपरेटर्स रहते हैं, इनको हम लोग आइगन इक्वेशन के फॉर्म्स में लेते हैं, ओके, ऐसे नाम देते हैं। ओके, ये स्पेशल काइंड ऑफ ऑपरेटर से, ये स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन से, ये ध्यान में रखो। ऐसे ऑपरेटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आइगन ऑपरेटर्स है। और फिर जो एफ ऑफ एक्स है, ऐसे फंक्शन जो ऐसे ऑपरेटर से ऑपरेट होने के बाद भी ऐसा एक कांस्टेंट बाहर निकालते हैं, ये क्या हो, ये कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसे एक कांस्टेंट को बाहर छोड़ के वही फंक्शन लेके आते हैं, उसको हम लोग आइगन, ये आइगन फंक्शन हो गया। और जो ए है उसको आइगन वैल्यू कहा जाता है। हम लोग ने कुछ देर पहले एक ऐसा ही एग्जांपल देखा था, जहाँ पे हम लोग ने जो स्क्रॉडिंजर इक्वेशन लिखा था, स्क्रॉडिंजर इक्वेशन हम लोग ने टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंजर इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे ऐसा था वो इक्वेशन कुछ, बराबर। यहाँ पे v एक वेरिएबल है और बाकी सब चीज भी वेरिएबल है। E यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि टोटल एनर्जी है, तो वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो एक डिफाइंड है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। तो उसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, जहाँ पे हम लोग साई की वैल्यू को साइड में लिख सकते हैं ऐसे। और ये जो वेरिएबल्स की, ये क्या कर रहे हैं, इस साई फंक्शन के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग एक ऑपरेटर का नाम देते हैं, दैट इज एच ऑपरेटर, जो साई के ऊपर ऑपरेट करता है। और ई एक कांस्टेंट की वैल्यू देता है। ये क्या है, यहाँ पे एक कांस्टेंट है। वी एक कांस्टेंट नहीं है, वी एक वेरिएबल हो सकता है, एक्स का, टी का, ऐसा कोई। तो हम लोग को एक वैसा फंक्शन आता है, ये भी एक आइगन इक्वेशन हो गया। यहाँ पे एच को क्या बोलता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, ओके। ऐसे हम लोग कुछ ऑपरेटर्स के एग्जांपल्स देखेंगे। ये मोमेंटम ऑपरेटर है। अगर आप साई से स्टार्ट करते हो और साई को हम लोग टाइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइड करते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं, तो हम लोग को जो आई पी एक्स है और आई एच क्रॉस माइनस एच क्रॉस और ये सब टर्म्स आएंगे, तो ये टर्म बाहर आएगा, यहाँ पे माइनस साइन रहेगा, ठीक है। नहीं, माइनस साइन नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, तो वो कैंसिल हो जाती है। और फिर हम लोग ये टर्म आता है, ये टर्म को हम लोग दोनों यहाँ साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं आई एच से, तो हम लोग को ये आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, पी एक्स जो कांस्टेंट है, ओके, वो अचीव होता है माइनस आई एच डी बाई डी एक्स से ऑपरेट करके। तो यहाँ पे मोमेंटम ऑपरेटर को हम लोग ने नाम दिया है माइनस आई एच क्रॉस डी बाई डी एक्स। वैसे y में भी हो सकता है, z में भी हो सकता है, और ओवरऑल भी हो सकता है। यहाँ पे डेल साइन का जो मीनिंग है वो है इस प्रकार, डी बाई डी एक्स टाइम्स आई
जे और डेल बाय डेल जेड बाय जे। ओके, तो ये वेक्टर है, तीनों डायरेक्शन में रहता है, हम लोग तीनों डायरेक्शन में ये करते हैं। और फिर लास्टली आप देखोगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर भी निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, पी एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है, अगर पी एक्स कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी 2m पी एक्स ये भी कांस्टेंट है। लेकिन अगर ऑपरेटर को ढूंढने को जाएंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर को निकालने के लिए पी को 2 बार ऑपरेट करना पड़ेगा, बराबर 2m से डिवाइड करके, 2m से डिवाइड करके पी को 2 बार ऑपरेट करना पड़ेगा। अगर ऑपरेटर की बात करें तो 2 बार ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब क्या है कि यहाँ पे पहला वाला माइनस आई एच क्रॉस डी बाई डी एक्स से ऑपरेट करेगा। ओके, और ये 1/2m वैसे बाहर रहेगा और ये एक और बार ऑपरेट करेगा, 2 बार करेंगे। ओके, तो कोई भी साई के ऊपर आप 2 बार ये करोगे तो आपको पता है क्या होगा, आई एच क्रॉस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम इसको स्क्वायर करेंगे तो आपको माइनस एच स्क्वायर आ जाएगा। ओके, और डेल बाय डेल को हम लोग 2 बार ऑपरेट करते हैं तो अपने को डेल स्क्वायर आता है, और 2m तो है ही। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को अचीव हो जाती है, और काइनेटिक ऑपरेटर हम लोग को इस प्रकार मिलता है, बोलते हैं काइनेटिक ऑपरेटर, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। और लास्टली हम लोग हैमिल्टोनियन और एनर्जी ऑपरेटर के बारे में सीखे हैं पहले से ही। यहाँ पे जहाँ पे हैमिल्टोनियन को हम लोग ने अचीव किया वी ऐड करके, जैसे प्रीवियसली मैंने सीखा आपको श्रोडिंगर इक्वेशन के साथ, वैसे यहाँ पे अगर जो वेव फंक्शन है उसको अगर हम लोग ने टाइम के साथ डिफरेंशिएट किया तो आई एच क्रॉस बाहर आता है। तो हम लोग ने ये जो फंक्शन लिखा था स्टार्टिंग में, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फाइंड करते वक्त, तो उसमें हम लोग ई ऑपरेटर को लिख सकते हैं, ये टोटल एनर्जी ऑपरेटर है। यहाँ पे एनर्जी कांस्टेंट नहीं देती, ओके, इसलिए हम लोग ने उसको ऑपरेटर कंसिडर किया। ओके, सो ये सारी चीजें हम लोग ने इस लेक्चर में सीखी ऑपरेटर्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सपेक्टेशन वैल्यू और सारी चीजें सीखेंगे।